प्राचीनकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास के दो दो वीडियोस, एक फैक्ट पे आधारित संपूर्ण और दूसरा सूची पे, लिस्टिंग पे, लगभग 2 से 3 घंटे का हमने दे दिया है। उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। इसी तरह आधुनिक भारत के इतिहास का जो रिवीजन वीडियो हमने दिया वो देख लीजिए, और ये लिस्टिंग का वीडियो देख लीजिए। तो लिस्टिंग के वीडियोस में मैं दुर्लभ तथ्यों को सामने आपके रख रहा हूँ, ताकि यहाँ पर कुछ आपको जो नए प्रश्न आ जाते हैं वो करने में परेशानी ना हो। चलिए देखते हैं। बहादुर शाह ने वकीले मुतलक पद को पुनर्स्थापित किया तथा उस पर असद खां को नियुक्त किया। किसने? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह प्रथम की बात हो रही है। वकीले मुतलक पद को इसने पुनर्स्थापित किया और किसे बैठाया? असद खां को। नादिर शाह के विरुद्ध मुगलों की पराजय किस लड़ाई में हुई थी? करनाल की लड़ाई में हुई थी। सैयद बंधुओं ने निम्नलिखित शहजादों को बादशाह बनाया था। इनको बादशाह निर्माण करने वाला भी कहा जाता है सैयद बंधुओं को। तो किसको किसको? रफ़ी उद दर्जात, रफ़ी उद्दौला, नेकुसियर, फर्रुख सियर, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद शाह। प्रश्न आ सकता है सैयद बंधुओं ने इनमें से किसको नहीं बनाया, तो वो आपको याद रहना चाहिए। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली को युग का मोती या दुर्रे दुरानी कहा जाता है। शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था बक्सर के युद्ध के बाद, आपको पता है। मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में यदुनाथ सरकार ने कहा है कि जब स्वर्ण को ही जंग लग गया तो लोहा क्या करेगा। विभिन्न मुगल कालीन शासक थे, उनके उपनाम हैं। शाह आलम प्रथम को मुअज्जम या शाह बेखबर कहा जाता था। आज़म को आलीजाह, कामबख्श को दीन पनाह, मोहम्मद शाह को रोशन अख्तर, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर। ये इनके उपनाम थे, ध्यान रखिएगा। इन मुगल कालीन शासकों के उपनाम थे ये, चिढ़ाने वाले नाम नहीं, जो कल हमने बताया था वीडियो में, फारूक सियर आदि का। टीपू का केंद्रीय प्रशासन, इनके निम्न 7 विभाग थे। टीपू के केंद्रीय प्रशासन में कितने विभाग थे? याद रखिएगा, 7 विभाग। कौन कौन से? राजस्व, वित्त, सेना विभाग। ये दोनों विभाग, राजस्व, वित्त और सेना विभाग, मीर आसिफ कचहरी के अधीन आते थे। तीसरा जुमला विभाग था, ये पूछा भी गया है। ये अन्य मीर मीरा कचहरी के अधीन आता था। तोपखाना तथा दुर्ग रक्षा विभाग मीर सदर कचहरी के अधीन आता था। वाणिज्य विभाग मलिक उत्तजार के अधीन आता था। नाविक विभाग मीर याम कचहरी के अधीन आता था। कोष और टंकण विभाग ये मीर खजाना कचहरी के अधीन आते थे। इन 7 विभागों के अतिरिक्त 3 अन्य छोटे विभाग भी थे, डाक तथा गुप्तचर विभाग, लोक निर्माण विभाग और पशु विभाग। थुन का किला यूपीएससी का प्रश्न है। थुन के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जाट शासक चूड़ामल ने कराया था थुन के किले का निर्माण। सूरजमल को उसकी बुद्धिमत्ता के कारण जाटों का अफलातून कहा जाता है। किसे? सूरजमल को। नीलकंठ नगर और महाराजा नवाब राय, नीलकंठ नागर तथा महाराजा नवाब राय अवध के नवाब के मंत्री थे। ये दोनों अवध के नवाब के मंत्री थे, नीलकंठ नागर और महाराजा नवाब राय। टीपू सुल्तान के प्रशासन में प्रांतों को आसफी टुकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आसफी टुकड़ी। टीपू सुल्तान ने नए पंचांग को प्रारंभ किया था। टीपू सुल्तान ने मराठों की पराजय के क्या कारण रहे? तो अहमद शाह अब्दाली के पास सदाशिवराव भाऊ से अधिक सेना थी। स्टेटमेंट में आ सकता है। एक अनुमान के अनुसार इनके मध्य का जो अनुपात था 60,000 अनुपाते 45,000 था, अर्थात अहमद शाह अब्दाली के पास 60,000 सैनिक थे तो सदाशिवराव भाऊ के पास 45,000 सैनिक थे। मराठा शिविर में अकाल पड़ा हुआ था तथा दिल्ली जाने का मार्ग बंद हो गया था। लोगों के लिए रोटी तथा घोड़ों के लिए चारे का अभाव था। इसके अलावा उत्तर भारत की समस्त मुस्लिम शक्तियां अब्दाली से मिल गई थी। समस्त मुस्लिम शक्तियां। मराठों ने अपनी विवेकहीन लूटमार के कारण न केवल मुगलों का अपितु जाट और राजपूत जैसे हिंदुओं का विश्वास भी खो दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा सब चीज़ें। मराठा सरदारों में परस्पर गंभीर द्वेष थे। सदाशिवराव भाऊ और मल्हार राव होलकर ने सदैव एक दूसरे के साथ शत्रुतापूर्ण आचरण किया। अहमद शाह अब्दाली ने युद्ध में आधुनिक अस्त्र शस्त्रों जैसे बंदूक आदि का प्रयोग किया, जबकि मराठे अभी भी तलवारों तथा भालों से लड़ रहे थे। तो ये सभी चीज़ें, ये तो पूछा भी गया है लास्ट वाला स्टेटमेंट, ये सारे स्टेटमेंट याद रखिएगा। मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 ईस्वी में हुई संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। किसने? रिचर्ड टेम्पल ने। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए पेशवा बाजीराव प्रथम ने शाहू से कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए
शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। शाहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा है। ये दोनों प्रश्न पूछे आ चुके हैं, नए नहीं हैं। सर जगन्नाथ सरकार ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में लिखा है कि शायद ही महाराष्ट्र में ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सत्यानाश ही हो गया। 1761 ईस्वी के इस युद्ध में मराठों की पराजय की सूचना बालाजी बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में इस प्रकार पहुंचाई गई कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मुहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती है। तो ये थी पानीपत की लड़ाई की तस्वीर। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली अफगानों के बीच हुआ था। इसमें अफगानों की विजय हुई थी। आपने एक मूवी भी हाल ही में आई थी, उसमें अहमद शाह अब्दाली का किरदार संजय दत्त ने निभाया था। उस मूवी को देखना चाहिए आपको, तो मेमोरी में हमेशा रहेगी। खैर, मराठों द्वारा की गई जो प्रमुख संधियाँ थीं, इनका क्रम याद रखिएगा। पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई थी 22 जून 1665। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच हुई थी। झलकी की संधि ये 1752 में बालाजी बाजीराव और निजाम के बीच हुई थी। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। पुरंदर की जो दूसरी संधि हुई थी 1776 में हुई थी, माधव राव नारायण द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में माधव राव नारायण द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। सालबाई की संधि 1782 में माधव राव नारायण द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। बसीन की संधि 1802 में दिसंबर 1802 बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के बीच हुई थी। देवगांव की संधि 1803 दिसंबर में, ये 17 दिसंबर 1803 को भोसले और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में सिंधिया एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1804 में होलकर एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। पूना की संधि 1817 में बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। ग्वालियर की संधि 1817 नवंबर में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और मंदसौर की संधि 6 जनवरी 1818 में होलकर एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। पानीपत के तृतीय युद्ध में विश्वास राव बालाजी बाजीराव का ज्येष्ठ नाबालिग पुत्र था। सदाशिव राव भाव बालाजी बाजीराव का चचेरा भाई तथा वास्तविक सेनापति था। के साथ जनकोजी सिंधिया, तुकोजी सिंधिया, जसवंत राव तथा तोपखाना के संचालक इब्राहिम खां गर्दी सहित कई सेनानायक मारे गए थे। न्याय प्रशासन में अपील की अंतिम अदालत कौन थी? हाजिर मजलिस। न्याय प्रशासन में अंतिम अदालत थी अपील की, अर्थात सर्वोच्च अदालत थी। प्रत्येक दुर्ग का एक मराठा हवलदार एवं ब्राह्मण सूबेदार के अधीन होता था। घुड़सवार सेना बरगीर और सिलहदार नामक 2 श्रेणियों में विभाजित थी। पेशे से लुटेरे पिंडारी पलपट्टी नामक कर वसूल करने के बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। तो पलपट्टी क्या थी? एक कर थी जिसको पिंडारी लुटेरे प्रजाति के थे, ये पलपट्टी वसूल करते थे और इसके बदले वो मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ जाते थे। भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का जो क्रम था, पुर्तगाली आए सबसे पहले, ठीक है, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली कंपनी के आधार को व्यापक बनाने के लिए पुर्तगाल पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रेरित किया। किसने? अल्बुकर्क ने। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने 1560 ईस्वी में ईसाई धर्मान्यायाधिकरण व्यवस्था को लागू किया था। 1560 में पुर्तगाली कंपनी द्वारा अपने अधीन प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर वसूले जाने वाले मार्ग सुरक्षा कर को कारतेज कहा जाता था, ये पूछा भी जा चुका है। 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पुलिकट में अपने स्वर्ण पैगोडा जो सिक्के थे इनको ढालते थे। भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख मद बनने का श्रेय डच ईस्ट इंडिया कंपनी को ही है। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान से अंग्रेजों ने सुनहरा फरमान प्राप्त किया था। गोलकुंडा के सुल्तान से 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक ब्रिटिश अधिकारी ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास प्राप्त किया था। 1698 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी ने 1200 रुपये के भुगतान पर कालीकाटा, सूतानाथी तथा गोविंदपुर नामक जमींदारी पर कोलकाता के फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। पुर्तगालियों ने प्रथम बार 1502 ईस्वी में कारतेज व्यवस्था परमिट जो है लागू किया था। ऐसा उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार पर प्रभुत्व जमाने के लिए किया था। स्वयं अकबर ने कारतेज खरीदा था।
ये सभी ऐसे फैक्ट्स हैं जो जल्दी नहीं मिलेंगे आपको। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से आलू, तंबाकू तथा मकई भारत लाए थे। पुर्तगाली सोने के सिक्के क्रूसेडो तथा इटली के सिक्के फ्लोरीन और डुकाट चलाते थे। ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के क्रूसेडो, क्रूसेडो क्या था? सोने का सिक्का, पुर्तगाली चलाते थे। इटली के सिक्के फ्लोरीन और डुकाट, ये भी ये चलाते थे। पुर्तगालियों के भारत आगमन से जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस तथा गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। 1595-96 में प्रथम डच जहाजी बेड़ा कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में सुमात्रा और बेंटम आया। चिंसूरा के डच फोर्ट को गुस्तावल फोर्ट तथा नेकपत्तनम के कोर्ट को सेंट फोर्ट डेविड कहा जाता था। 1662 में औरंगजेब ने एक फरमान द्वारा डचों को 3.5% चुंगी पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार का एक अधिकार दिया था। बहादुर शाह ने 1709 ईस्वी में चुंगी की दर घटाकर 2.5% कर दी। 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर मुंबई को दहेज में प्राप्त किया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1717 ईस्वी में जॉन सुरमन ने मुगल सम्राट फर्रुखसिया से एक फरमान प्राप्त किया, जिसके अनुसार 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल में अतिरिक्त चुंगी के बिना व्यापार की अनुमति प्राप्त हुई तथा बंगाल के शाही मुद्रणालय के उपयोग की अनुमति प्राप्त हुई। वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाल। देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबद्ध जो व्यक्तित्व हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत का प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था वो था। जॉन मिल्डन हॉल मुगल भारत में आया प्रथम ब्रिटिश था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम था? जॉन मिल्डन हॉल। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम ब्रिटिश था। गैरोल्ड अंगियार बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। गैरोल्ड अंगियार। जॉब चारनाक कलकत्ता का संस्थापक था। कल जॉब से याद रखिएगा। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था। क्या नाम था? चार्ल्स आयर। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा से स्वर्णिम फरमान प्राप्त किया, जिससे गोलकुंडा बंदरगाह पर मुक्त व्यापार की छूट मिली। डचों द्वारा बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई, लेकिन शीघ्र ही पीपली की जगह बालासोर में फैक्ट्री की स्थापना हुई। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण, ये डचों के बारे में है बात, डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। फ्रांसीसी कंपनी फ्रांसीसी सरकार का एक विभाग मात्र थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र निकाय थी। पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसी मुख्यालय था। इससे पहले मुख्यालय सूरत में था। तो ये ध्यान रखिएगा, पैगोडा ये डचों ने स्वर्ण निर्मित जो सिक्के थे उनको चलाए थे, उनका नाम पैगोडा रखा था। प्रमुख यूरोपीय कंपनियां पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी इस्तादो इंडिया थी, 1498 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था। ये 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई, जिसका नाम वेरिंगडे ओस्ट इंडिशे कंपनी था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में स्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडेस आरियंतलेस 1664 ईस्वी में स्थापित हुई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में स्थापित हुई। लॉर्ड वेलेजली ने प्रथम सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ की थी। सहायक संधियों का और जो हड़प नीति था, दोनों का किसने प्रथम बार किया, किसने अंतिम बार किया, और पूरा क्रम हमने आपको बता रखा है, उसको देख लीजिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग के भारत आने का पहला उद्देश्य पिंडारियों का दमन था। बेंटिंग ने ठगी प्रथा के अंत के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। ठगी प्रथा से संबंधित हैं कर्नल स्लीमैन, ध्यान रखिएगा। बेंटिंग ने उच्च न्यायालयों में फारसी की जगह अंग्रेजी को अदालती भाषा बनाया था। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना बर्मा की प्रथम युद्ध और भरतपुर का युद्ध थी। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय हुई थी। एलनबरो के काल में सिंध विजय हुई, जिससे एक प्रकार की डकैती की संज्ञा दी गई। भारत का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व हार्डिंग 20 वर्षों तक पार्लियामेंट में रहा था। कर्जन ने 1902 ईस्वी में एंड्रयूज फीजर की अध्यक्षता में प्रत्येक प्रांत के प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग गठित किया था। लॉर्ड कर्जन ने किसके लिए? एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में प्रांत के प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सेना को 2 कमानों, प्रथम उत्तरी कमान मुख्य कार्यालय मरी में था, प्रहार केंद्र पेशावर में था, तथा सेकंड दक्षिणी कमान मुख्य कार्यालय पूना में था, प्रहार केंद्र क्वेटा में था, बांट दिया था 2 कमानों में। तो 2 कमानों में बांटा था, ध्यान रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने भारतीय सेना को। भारत में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास।
1778 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसका उद्देश्य प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना था। 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका उद्देश्य फारसी और अरबी का अध्ययन करना था। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य हिंदी, कानून और दर्शन की शिक्षा देना था। ये सभी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पहले में स्थापना होगा, दूसरे में उद्देश्य पूछ लेगा, ठीक है। स्थापना तो याद रहे किसने की, लेकिन उद्देश्य वो भी पढ़ना है ना। तो 1791 ईस्वी में, ठीक है। 1800 ईस्वी में वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, किसके द्वारा? वेलेजली के द्वारा। इसका उद्देश्य कंपनी के असैनिक अधिकारियों को शिक्षा देना था, उद्देश्य भी याद रखिएगा। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ? कलकत्ता में। 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के द्वारा की गई। चार्ल्स वुड, जो वुड स्पेस था 1854 का, उसके प्रमुख प्रावधान पूछता है अक्सर। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। महिला शिक्षा को समर्थन बढ़ावा दिया गया। अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन इसमें देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए, ये प्रावधान था। ग्राम स्तर पर देशी भाषाई प्राथमिक पाठशाला और जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, विज्ञान और दर्शन का प्रसार करे। ये सभी महत्वपूर्ण बातें चार्ल्स वुड डिस्पैच में थी। तो विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक शिक्षा तक की बात इसमें की गई थी, ध्यान रखिएगा। हंटर आयोग जो था उसका सुझाव, हंटर आयोग ने, देखिए एक हंटर आयोग था जो शिक्षा संबंधित था, और हंटर कमीशन था, हंटर कमेटी थी, हंटर समिति, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के उद्देश्य, उसकी जांच के उद्देश्य बनी थी। तो दोनों अलग अलग हैं। आयोग ने 2 रूपों में शिक्षा देने की बात कही। अच्छा, हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि यह शिक्षा उपयोगी विषयों के रूप में स्थानीय भाषा में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्ड के अधीन हो। आयोग ने 2 रूपों में शिक्षा देने की बात कही। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए साहित्यिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तथा व्यापारिक जीवन के शिक्षा के लिए व्यावहारिक शिक्षा दी जाए। आयोग ने सरकार को माध्यमिक और कॉलेज स्तर की शिक्षा से हटकर निजी क्षेत्रों को शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने पर जोर दिया। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त भी महिला कॉलेज खोलने और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। 1882 ईस्वी में पंजाब और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। देखिए ध्यान रखिए, पंजाब के बाद इलाहाबाद की हुई थी, एक बार आ भी चुका है क्रम से। बड़ौदा वह प्रथम राज्य था जिसने 1905 ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को स्वीकार किया था, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के। 1902 के टॉमस रेले शिक्षा कमीशन में, पूछता भी है रेले कमीशन 1902, सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा जस्टिस गुरदास बनर्जी 2 भारतीय सदस्य शामिल थे इसमें कमीशन में। 1904 में जो अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम, इसमें क्या थी बातें? तो विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। उसमें उप सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया तथा सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 तथा अधिकतम 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस अधिनियम के तहत गैर सरकारी कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कर दिया गया। विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं के निर्धारण का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। 1902 ईस्वी से 5 लाख रुपए वार्षिक 5 वर्ष के लिए विश्वविद्यालय हेतु तय किया गया। इसके बाद से सरकारी अनुदान सरकारी नीति का अंग बन गई थी। ध्यान रखिएगा, 1904 में विश्वविद्यालय जो अधिनियम आया था, रेले कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह बना था, इसलिए याद रखिएगा, पहले रेले कमेटी फिर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। सैडलर आयोग की प्रमुख सिफारिशें, स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए। विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय में भर्ती माध्यमिक परीक्षा के बाद होनी चाहिए। स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम 3 वर्षीय होना चाहिए। प्रावीण्य हॉनर्स पाठ्यक्रम साधारण पाठ्यक्रम से अलग होना चाहिए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाना चाहिए, सैडलर आयोग ने कहा था। ये विभिन्न शिक्षा में जो विकास क्रम है अभी तक का, आज तक का देख लीजिए। 1813 का चार्टर आता है जिसमें 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा में खर्च करने की बात कही जाती है। इसी पर फिर आंग्ल प्राच्य विवाद होता है। मैकाले प्रस्ताव आता है 1835 में। अंग्रेजी को ही यहाँ के शिक्षा का आधार बनाया जाता है। अंततः शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत मैकाले के प्रस्ताव पर आधारित था, लेकिन इसको लागू मुख्यतः किया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। मैकाले और लॉर्ड ऑकलैंड दोनों का नाम इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। वुड्स डिस्पैच 1854 में आया। इसके बाद फिर हंटर आयोग आया 1882-83 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। इसके पहले रेले कमीशन आया था 1902 में, ध्यान रखिएगा। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 में। हार्टोग कमेटी 1929 में। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना गांधी जी की जो थी 1937 में।
सार्जेंट योजना शिक्षा की 1944 में, राधा कृष्णन आयोग 1948 में, स्वतंत्रता के बाद जो आयोग थे ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग 1964 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में, फिर नई शिक्षा नीति 1986 आई और अब नई शिक्षा नीति 2020 आई है। तो इसको इसी क्रम में थोड़ा याद रखिएगा। 1870 ईस्वी में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन के अंतर्गत रोड सेस लागू किया गया। कब? 1870 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में अधिनियम में स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ। प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर स्थानीय संस्थाओं का प्रारंभ 1842 ईस्वी के बंगाल अधिनियम से हुआ। 1842 ईस्वी के बंगाल एक्ट के माध्यम से नगर पालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने का अधिकार दिया गया। 1921 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन को हस्तांतरणीय विषय बना दिया गया था। 1901 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक समिति नियुक्त की जिसका कार्य था भारत में कृषि बैंकों की स्थापना के प्रश्न पर विचार करना। 1904 ईस्वी में सहयोग क्रेडिट काउंसिल कानून साम्राज्य लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। इसमें ग्रामीण तथा नागरिक क्रेडिट समितियां प्रारंभ करने की बात की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार अफीम की खेती पर कंपनी का अधिकार स्थापित किया। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष प्रक्रिया को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मदद से समझाया है कि प्रत्येक समाज में द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है हितों को लेकर के। एक पक्ष हित को बचाना चाहता है, अपने दूसरा हित को प्राप्त करना चाहता है, इसी में संघर्ष पाया जाता है समाजों में। तो इसी को वर्ग संघर्ष कहा है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसी को कहा है कि भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण के लिए ये संघर्ष रहता है हमेशा शासक और शोषित वर्गों में। भारत में विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया को सर्वाधिक बल 1813 ईस्वी के अधिनियम में मिला। विऔद्योगीकरण की प्रक्रिया ध्यान रखिएगा, पूछा गया ही। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1834 ईस्वी में लिखा था कि गरीबों की इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोर नहीं है। भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं, विलियम बेंटिंग ने कहा था। स्थायी बंदोबस्त में सरकार का हिस्सा 10/11 तथा जमींदार का हिस्सा 1/11 रखा गया था। 1793 ईस्वी में जमींदारों से निश्चित समय पर भुगतान पाने के लिए सूर्यास्त कानून बनाया गया था। सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त का ही एक हिस्सा था। इसमें यह था कि एक निश्चित दिन सूर्यास्त तक जो कर था वो दे देना था, राजस्व दे देना था, नहीं देने पर जमींदारी खोनी पड़ती थी, नीलामी हो जाती थी। तो इससे जो जमींदार थे आज ही जा कर के किसानों का शोषण करते थे, किसी येन केन प्रकार वो वसूल करते थे, कोई भी स्थिति हो जाए, क्योंकि अंग्रेज़ तो देखने नहीं आते थे अकाल पड़ा है, सूखा पड़ा है, फसल जल गई, क्या हुआ है, उनको तो केवल लगान से मतलब रहता था। तो राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि से सम्मानित किया था। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा हुई। संगत सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। इन्होंने 1872 ईस्वी में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय सुधार सभा की। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। रानाडे ने 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसे बाद में पूना फर्गुसन कॉलेज का नाम दिया गया। 1822 ईस्वी में आर्य समाज ने गायों की रक्षा के लिए गौ रक्षणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित पुस्तक निम्न है। क्या क्या? दयानंद सरस्वती ने कौन कौन पुस्तक लिखी? सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत का खंडन इत्यादि। वैलेंटाइन शिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। इसके अलावा इन्होंने किस व्यक्ति को कहा है भारतीय अशांति का जन्मदाता? तो इन्होंने कहा है तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम ने 1902 में गुरुकुल की स्थापना की थी। किसने? श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम ने। 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में वेदांत सभा की स्थापना की। कहाँ? अमेरिका में। 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय वेलूर मठ कलकत्ता तथा मायावती अल्मोड़ा में था। तो 2 जगह था, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। परमहंस का जन्म 20 फरवरी 1834 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे हुआ था। इनकी प्रसिद्धि दक्षिणेश्वर के संत के रूप में हुई थी। इनका मुख्य उद्देश्य सभी धर्मों को मिलाकर एक करना था। इनका कहना था कि मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। रामकृष्ण ने परमहंस मठ की स्थापना की।
रामकृष्ण की शिक्षाओं को सारे संसार में फैलाने का श्रेय उनके शिष्य विवेकानंद को जाता है। विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था बचपन का। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद वे सन्यासी बन गए। 1893 ईस्वी में नरेंद्र नाथ को अमेरिका के शिकागो शहर में होने वाली विश्व धर्म संसद में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा उसका मुख्यालय कलकत्ता के निकट वेलूर में स्थापित किया। उन्होंने अल्मोड़ा जिले में मायावती नामक एक अन्य स्थान पर भी कार्यालय स्थापित किया। 1896 ईस्वी में उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। विवेकानंद ने मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी थी। क्या लिखी थी? मैं समाजवादी हूँ। लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख प्रसिद्ध हुए। कौन जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख? कई बार ये प्रश्न आ चुका है। 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन किया तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। शिवली नुमानी ने 1884-85 ईस्वी में लखनऊ में नवदतुल उलूम और दारुल उलूम की स्थापना की। कितने? शिवली नुमानी ने। कहाँ? लखनऊ में। दारुल उलूम कहाँ पर स्थापित किया था? आ भी चुका है। बंगाल के पाबना विद्रोह को केंद्र में रखकर मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक नाटक लिखा है। विजय सिंह पथिक, मणिकलाल वर्मा और हरिभाऊ उपाध्याय विजौलिया आंदोलन से ये तीनों जुड़े हुए थे। एका आंदोलन में किसान इकट्ठा होकर गड्ढा खोदते थे तथा इसमें जल भर देते थे। इस जमीन को गंगा मानकर वे शपथ लेते थे कि वे उचित समय पर ही लगान देंगे तथा बेदखली स्वीकार नहीं करेंगे। किसमें? एका आंदोलन में। ब्रिटिश सरकार ने 1926 ईस्वी में आगरा काश्तकारी अधिनियम तथा 1939 में यूपी काश्तकारी अधिनियम पारित किया था। 1928 ईस्वी में मनसा में एक किसान आंदोलन अकाली नेता खड़क सिंह के नेतृत्व में संगठित किया गया था। नेता खड़क सिंह के नेतृत्व में मनसा में। 1923 ईस्वी में NG रंगा ने रैयत संघ की स्थापना की थी। स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेसी मंत्रिमंडल द्वारा 1948 ईस्वी में बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किया गया था। हाट टोला आंदोलन बंगाल क्षेत्र में चलाया गया था। हाट टोला आंदोलन कहाँ? बंगाल क्षेत्र में। अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। किसने? अंबेडकर ने। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। रामकृष्ण पिल्लई ने भारत में सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स की जीवनी को प्रकाशित किया था। 1902-3 में श्री नारायण गुरु डॉक्टर पल्लू और महान मलयाली कवि N कुमार आसान ने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। नारायण गुरु ने एक धर्म एक जात तथा एक ईश्वर का नारा दिया, जबकि उनके शिष्य सहदारन अयप्पन ने कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं तथा कोई ईश्वर नहीं का नारा दिया। ध्यान रखिएगा। तिपुरानेनी ने विवाह विधि नामक पुस्तक लिखकर विवाह संस्कारों की तेलुगु में व्याख्या की थी। 1935 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल ने जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पारित किया था। 1901 ईस्वी में जनगणना के पश्चात विभिन्न जातियों को देशी जनमत द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीबद्ध किए जाने से जातीय आंदोलन की तीव्रता प्राप्त हुई थी। दिल्ली में लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल तथा मिर्जा ख्वाजा तथा एक पोते अबू बकर को गोली मार दी थी। लक्ष्मीबाई को पराजित करने का श्रेय हीरोज को है। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। इसने बैरकपुर में विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला बेगम हजरत महल के सहयोगी थे। RC मजूमदार का मानना है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही तो राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह से पूर्व नाना साहब का पक्ष ब्रिटिश संसद के समक्ष रखने के लिए अजीमुल्ला तथा सतारा राज्य का पक्ष रखने के लिए रंगो बापू लंदन गए थे। सती चौरा की घटना नाना साहब से संबद्ध है, ध्यान रखिएगा। इस घटना में नाना साहब ने अंग्रेजों को सुरक्षित निकल जाने का आश्वासन देकर उनकी हत्या कर दी थी। सती चौरा की घटना। बिहार के भोजपुर तथा आरा क्षेत्र में बाबू कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। लॉर्ड कैनिंग के काल में जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट का निर्माण किया गया था, जिसके द्वारा भारतीय सैनिकों को समुद्र पार जाना अनिवार्य बनाया गया था। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ के 20वीं IN बटालियन से प्रारंभ हुआ था। आहुआ में ठाकुर कौशल सिंह विद्रोहियों के नेता थे। आहुआ राजस्थान में 1857 के विद्रोह के पश्चात भारतीय सेना में एकता को हतोत्साहित करने के नए रेजिमेंटों का गठन क्षेत्र तथा जाति के आधार पर किया जाने लगा। ब्रिटेन के क्राउन द्वारा भारत की कंपनी सरकार के अधिग्रहण की घोषणा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि यह विद्रोह जातीय तथा राष्ट्रीय था, परंतु धार्मिक नहीं। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं लेखक। देखिए, हम इससे संबंधित
बहुत सारी लिस्टिंग दे चुके हैं आप लोगों को कल वाली वीडियो में, आधुनिक भारत के इतिहास में, उसमें देख लीजिएगा। कुछ चीज़ों को हमने इसमें सम्मिलित नहीं किया, जैसे कि 1857 का नेता नेतृत्व, ये सब ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ उसमें। सिपाही म्यूटनी 1857 SP चट्टोपाध्याय ने लिखी। 1857 इन इंडिया AT एम्बरी ने लिखी। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनी SB चौधरी ने लिखी। द प्रोजेक्ट एंड द राज एरिक स्टोक्स ने लिखी। 1857 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी TR होम्स ने लिखी। अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही इन इंडिया JWK ने लिखी। इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 GB मालसेन ने लिखी। 1857 ये SN सेन ने भी लिखी थी। तो एक 1857 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी, एक 1857 SN सेन ने लिखी। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस VD सावरकर ने लिखी। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता ने लिखी। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट RC मजूमदार ने लिखी। रिबेलियन 1857 PC जोशी ने लिखी। विभिन्न कारखाना अधिनियम थे, किस वायसराय के समय में आए। पहला 1881 में आया, टेनेंसी एक्ट इसी समय आया था, पूछा भी गया कई बार। तो लॉर्ड रिपन के काल में आया था 1881 में। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध, महीने में 4 दिन का अवकाश। 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय आया था, सप्ताह में 1 अवकाश। 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य पर प्रतिबंध, कार्यावधि 11 घंटे प्रतिदिन कर दी गई थी। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय जो आया था, इसमें पुरुष श्रमिकों के लिए कार्यावधि 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित कर दी गई थी। 1922 में लॉर्ड रीडिंग के समय आया था। 12 से 15 वर्ष आयु के बच्चों को कार्य करने की अनुमति दी गई थी। बच्चों की कार्यावधि 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई थी। 1934 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय आया था। अल्पायु बच्चों की कार्यावधि 5 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई थी। श्रमिकों की चिकित्सा एवं आराम की व्यवस्था की गई थी। मौसमी तथा गैर मौसमी कारखानों में अंतर किया गया था। 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय आई थी। नियमित कारखानों में श्रमिकों की कार्यावधि 9 घंटे प्रतिदिन और कैंटीन की व्यवस्था की गई थी। जेनेवा में आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का प्रतिनिधि भारत तरफ से SV परुलेकर, ये प्रतिनिधि थे, ध्यान रखिएगा, SV परुलेकर। MN लोखंडे ने 1890 ईस्वी में बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय तथा प्रथम महामंत्री दीवान चमन लाल थे। CR दास, चितरंजन दास ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के तीसरे तथा चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस ने अपने गया अधिवेशन में ATAC की स्थापना का स्वागत किया था, अर्थात ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया था। 1918 ईस्वी में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन थी, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता क्षेत्र में प्रथम स्थायी श्रम संगठन मोहम्मदन एसोसिएशन ऑफ काकीनाडा थी। भारत सरकार ने 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित कर पहली बार ट्रेड यूनियन को वैधानिक आधार प्रदान किया था। बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन नए कानून के तहत पंजीकृत होने वाली प्रथम यूनियन थी। सरकार ने 1929 ईस्वी में ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट लाकर सभी प्रकार की औद्योगिक हड़तालों तथा तालाबंदी पर नियंत्रण लगाने का प्रयास किया। पूछा जा चुका है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट कब आया था, 1929 ईस्वी में। मेरठ षड्यंत्र केस 1933 ईस्वी तक चला था। मेरठ षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार नेताओं में डांगे, मिराजकर, घाटे, जोगेलकर, निवंगलकर, आलवे, मुजफ्फर अहमद, किशोरी लाल घोष, धरणी गोस्वामी, गोपेन्द्र चक्रवर्ती, राधा रमन मित्र, गोपाल वसाक, शिवनाथ बनर्जी, ये सब कोलकाता के थे। सोहन सिंह जोश पंजाब के, PC जोशी, विश्वनाथ मुखर्जी संयुक्त प्रांत के, ब्रैडले स्प्राट तथा हसिनचंद ब्रिटेन जैसे नेता शामिल थे इसमें। 1940 ईस्वी में ATAC के साथ नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का विलय हो गया था। 1947 ईस्वी में कांग्रेस की लेबर संस्था इंटक की स्थापना हुई थी। अगर पूछता है 1929 में किसने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कई बार ये प्रश्न आ चुका है। मजदूर कम्युनिस्ट तथा समाजवादी आंदोलन, मद्रास लेबर यूनियन 1918 ईस्वी में प्रथम जो यूनियन था, CBP अवार्डियन इसके संस्थापक थे। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने स्थापना की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक राजनीतिक सैनिक स्कूल 1920 ईस्वी में MN राय ने, मोहम्मद अली और मोहम्मद शफीक ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ATAC 1920 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी ने स्थापना की थी, NM जोशी ने। लेबर किसान पार्टी 1923 ईस्वी में सिंगार वेल्लू ने स्थापना की थी। भारतीय साम्यवादी दल 1924 ईस्वी में सत्य भगत ने की थी। किसान मजदूर पार्टी
पूर्व नाम इसका लेबर स्वराज पार्टी था। 1925-26 ईस्वी में मुजफ्फर अहमद, कवि नजरुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन अहमद और हेमंत कुमार सरकार ने की थी। किरत किसान पार्टी 1926 ईस्वी में सोहन सिंह जोशी ने की थी। मजदूर किसान पार्टी 1927 ईस्वी में एस मिराजकर, के.एन. जोगेलकर और एस.वी. घाटे ने इनको स्थापित किया था। ठीक है। इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन 1929 ईस्वी में, ये एक मजदूर कम्युनिस्ट था। समाजवादी आंदोलन किसने स्थापना की थी? तो इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन 1929 ईस्वी में स्थापित हुआ था, एन.एम. जोशी ने किया था। समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता और मीनू मसानी ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में नरेंद्र देव ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारतीय बोल्शेविक दल 1939 ईस्वी में एन दत्त और मजूमदार ने किया था। अतिवादी लोकतंत्र दल एम.एन. राय ने 1940 ईस्वी में किया था। बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल 1941 ईस्वी में अजीत राय और इंद्र सेन ने, ये टाटस्टी के अनुयायी थे। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 ईस्वी में सोमेन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, पूछा जा चुका है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल और वी.वी. गिरी ने किया था। हिंदुस्तान मजदूर सभा 1948 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और जे.बी. कृपलानी ने किया था। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में शस्त्र अधिनियम 1878 पारित कर भारतीयों के लिए अस्त्र रखने के लिए लाइसेंस रखना अनिवार्य कर दिया। लॉर्ड लिटन को उनकी साहित्यिक प्रतिभा के कारण ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू कर प्रेस की स्वतंत्रता पर गहरा आघात पहुंचाया था। लॉर्ड लिटन ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन कर ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की थी। लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की उम्र घटाकर 21 से 19 वर्ष कर दी थी। लॉर्ड रिपन ने द ड्यूटी ऑफ द एज, युग का कर्तव्य नामक पुस्तक लिखी थी। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थीं, विरोध में भारत के ICS की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना, अकाल के समय राज दरबार, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878, ये इसके बड़े गलत काम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संगठन जो थे, तो बंग भाषा प्रकाशन सभा राजा राम मोहन राय ने शुरू की थी इसको 1836 में बंगाल में। पहली सभा जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, लैंड होल्डर सोसाइटी, द्वारका नाथ टैगोर ने स्थापना किया था 1838 में कलकत्ता में। क्रम से याद रखिएगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम ने 1839 में लंदन में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में कलकत्ता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1851 में कलकत्ता में, पूछा जा चुका है। इंडियन लीग भी पूछा जा चुका है। शिशिर कुमार घोष 1875 कलकत्ता में। इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 कलकत्ता में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जगन्नाथ शंकर सेठ ने 1852 में बम्बई में किया था। पूना सार्वजनिक सभा M.G. रानाडे, G.V. जोशी, H.S. चिपुलुंकर 1870 पूना में किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1853 मद्रास में। मद्रास महाजन सभा G.S. और M. वीर राघुचारी आनंद चार्लू 1884 में मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में। नेशनल इंडियन एसोसिएशन मेरी कारपेंटर ने 1867 में लंदन में। ये सभी पूछे जा चुके हैं सारे। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी थी। बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस को क्या कहा था? याचना संस्था की संज्ञा दी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी की इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। 1888 ईस्वी में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1889 ईस्वी में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स बैडला उपस्थित थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 ईस्वी में इन्होंने अध्यक्षता की थी। सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, तड़ित चालक सिद्धांत और मान्य मत, ये 3 मत थे। क्या थे ये? तो सेफ्टी वाल्व सिद्धांत, ये सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय थे। उन्होंने ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडरबर्न के कथन को आधार बनाकर 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में सिद्धांत प्रस्तुत किया कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरे के कवच के रूप में लॉन्च की गई थी।
आगे मार्क्सवादी तथा कांग्रेस के अन्य आलोचकों ने इसी सिद्धांत को कांग्रेस की आलोचना का आधार बनाया। इनमें रजनी पाल दत्त, ए गोवलकर, सी एफ एंड्रूज और गिरिजा मुखर्जी प्रमुख हैं। तड़ित चालक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रमुख कर्ता गोपाल कृष्ण गोखले हैं। इनका मानना था कि ह्यूम ने भारतीयों का नहीं बल्कि भारतीयों ने ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक के रूप में किया। उन्होंने लिखा कि तत्कालीन भारत में किसी भारतीय द्वारा चलाए जाने वाले राजनीतिक गतिविधियों पर सरकार का दमनात्मक प्रहार हो सकता था। यही कारण है कि कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम को आगे किया गया ताकि सरकार के क्रोध से बचा जा सके। मान्य मत, ये कांग्रेस क्षेत्रीय संस्थाओं के विकास का परिणाम था। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में ही यह परंपरा स्थापित हुई कि अध्यक्ष का चुनाव सम्मेलन स्थल वाले प्रांत के बाहर से होना चाहिए। इस सभा में सामाजिक सुधार से संबंधित प्रश्न को नहीं उठाया गया। आरंभ में कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बने, बल्कि 1885 ईस्वी में से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव ये बने रहे। ध्यान रखिएगा। 1893 में विलियम वेडरबर्न तथा W.S. कैन ने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट कमेटी की स्थापना की। बहराम जी मालाबारी तथा M.G. रानाडे ने समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाने के लिए 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। रमेश चंद्र दत्त आरसी दत्त ने भारत के आर्थिक इतिहास पर प्रथम पुस्तक लिखी थी। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। स्वदेशी आंदोलन के समय आचार्य PC राय ने बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की थी। बंगाल विभाजन पर पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर ब्रूमफील्ड फुल्लर ने मुसलमानों को अपनी चहेती पत्नी के रूप में उल्लेखित किया था। ब्रिटिश सरकार ने स्वदेशी आंदोलन में छात्रों की भागीदारी समाप्त करने के लिए 22 अक्टूबर 1905 को कुख्यात कार्लाइल सर्कुलर को लागू किया। इसके तहत शैक्षिक संस्थानों को दिए जाने वाले अनुदान तथा छात्रवृत्तियों को रोका जाना था। कार्लाइल सर्कुलर 1905। स्वदेश बांधव समिति ने अपने 89 न्यायिक समितियों के माध्यम से 523 ग्रामीण विवादों का समाधान किया। इस समिति की प्रथम स्थापना वारी साल में अश्विनी कुमार दत्त ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कृष्ण कुमार मित्र ने एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी ने अपने मुसलमान कार्यकर्ताओं की भावना का ख्याल रखते हुए शिवाजी महोत्सव का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी प्रतिज्ञाओं की पद्धति को मंदिर में प्रयोग करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले व्यक्ति थे। स्वदेशी आंदोलन को पंजाब क्षेत्र में लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह ने मजबूती दी तथा सैयद हैदर रजा ने इसको दिल्ली में मौजूद किया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पहले आचार्य अरविंद घोष थे। अगस्त 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन हुआ। इसकी स्थापना का उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता के राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हुई तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा प्रदान करना। 1906 में कलकत्ता में स्वदेशी रुझान को मान्यता देते हुए इसी वर्ष स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को दी गई। PC राय तथा नील रत्न सरकार ने केमिकल उद्योग की स्थापना की। सतीश चंद्र मुखर्जी तथा अरविंद घोष ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना में सहयोग किया। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी की स्थापना भी की। 1908 में अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। इस हत्याकांड से जुड़े लोगों के विरुद्ध नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। हेमचंद्र कानूनगो रूस से बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर कलकत्ता स्थित मणिक तल्ला में बम बनाने का कारखाना इन्होंने खोला। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता था। किसको? मैडम भीकाजी कामा को। 1907 में स्टुटगार्ट में होने वाले द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसी सम्मेलन में कामा ने पहली बार हरा, पीला एवं लाल रंग का राष्ट्रीय झंडा फहराया था। भगत सिंह ने लाहौर कोर्ट में कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मुहिब्बाने वतन नामक एक संस्था की स्थापना की एवं भारत माता नाम से अखबार निकाला था। 1907 में रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी तथा वैंकूवर से तारक नाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया था।
काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक खां तथा राजेंद्र लाहिड़ी को मृत्युदंड दिया गया था। लाहौर षड्यंत्र केस में राजगुरु, भगत सिंह तथा सुखदेव की गिरफ्तारी हुई थी। एक प्रमुख क्रांतिकारी अजय घोष बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। 1923-24 में गोपीनाथ शाह ने ब्रिटिश अधिकारी डे की हत्या कर दी थी। जिस समय भगत सिंह ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, उस समय वहां पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल तथा पब्लिक सेक्रेटरी बिल पर चर्चा हो रही थी। सचिन सान्याल ने बंदी जीवन नामक पत्र प्रकाशित किया था। बंगाल के क्रांतिकारी समूह युगांतर समूह सुभाष चंद्र बोस का समर्थक था, तो अनुशीलन समूह जीएस सेनगुप्ता का। अनुशीलन कमेटी 1902 में, देखिए ये विभिन्न दल थे, क्रांतिकारी कमेटियां बनी थी, दल बने थे, संगठन बने थे। उनकी स्थापना, ये कई बार पूछा जाता है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमको कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ, एक भी फैक्ट छोड़ने लायक नहीं है, सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अनुशीलन समिति 1902 में कलकत्ता, ढाका में स्थापित हुई। बरिंद्र कुमार घोष, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, पुलिन दास और प्रमोथा मित्तर इनका नेतृत्व करता थे। अनुशीलन कमेटी 1902 में मिदनापुर में स्थापित हुई। देखिए दो थी, एक ढाका वाली, एक मिदनापुर वाली। मिदनापुर वाले के जो संस्थापक थे ज्ञानेंद्र नाथ बोस थे। अभिनव भारत 1904 में पूना में वीडी सावरकर ने स्थापित की थी। 1904 कहीं 1905 भी मिल जाएगा आपको। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930 में चटगांव सूर्यसेन ने स्थापित किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में जापान में रासबिहारी बोस ने। आर्य बांधव समाज 1942 में जापान में बाल गंगाधर तिलक ने। गदर पार्टी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल सोहनलाल भाकना ने। नौजवान सभा 1926 में लाहौर में भगत सिंह ने। व्यापक व्यायाम मंडल 1896 में पूना में चापेकर बंधुओं ने। मित्र मेला 1899 में पूना में सावरकर बंधुओं ने। भारत माता समिति 1904 में पंजाब में वांची अय्यर, जेएम चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी ने। भारत माता सोसाइटी 1907 में पंजाब में अजीत सिंह और अंबा प्रसाद ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी, भगत सिंह तथा उधम सिंह ने इसका समर्थन किया था, ये ध्यान रखिएगा। स्वदेश, ये इसके सदस्य नहीं थे, इसका समर्थन किया था। स्वदेश बांधव समिति 1905 में बरिसाल में अश्विनी कुमार दत्त ने। हिंद एसोसिएशन 1913 में पोर्टलैंड में सोहन सिंह भाकना ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने। इंडिया सोसाइटी 1906 में पेरिस में मैडम कामा ने, भीकाजी कामा ने। लाहौर छात्र संघ 1925 में पंजाब में सुखदेव एवं भगत सिंह ने। युगांतर 1906 में कलकत्ता में बीके घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। हकीम अजमल खां, मोहम्मद अली, हसन इमाम, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि अहरार आंदोलन से जुड़े हुए थे। राष्ट्रवादी नेता तिलक और गांधी जी ने युद्ध के दिनों में सरकार की सहायता हेतु धन और सेना के लिए सिपाही की व्यवस्था करने के लिए गांवों का दौरा किया था। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस के निर्णयों एवं कार्यक्रमों को अमली रूप देने के लिए कार्यकारिणी का गठन किया जाए। फरवरी 1910 में अरविंद घोष ने राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी में अपना आश्रम बना लिया। कई बार पूछा गया है कहाँ पे आश्रम बनाया था, पांडिचेरी में। 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन में पहली बार स्वशासन को राष्ट्रीय लक्ष्य स्वीकार किया गया था। 16 जून 1914 को मांडले जेल से 6 साल की लंबी सजा काटने के उपरांत तिलक भारत लौटे। 7 जून 1916 को लंदन में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। अक्टूबर 1915 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में अमेरिका में होम रूल लीग की स्थापना हुई। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को पहली बार महात्मा कहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ही पंजाब में चमनदीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज अस्तित्व में आई थी। असहयोग आंदोलन के पश्चात न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की सजा दी थी। ब्रूमफील्ड ने 1925 में विट्ठल भाई का केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष चुनाव जाना स्वराजियों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1925 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने थल सेना के भारतीयकरण के लिए बनाई गई स्क्रीन समिति की सदस्यता स्वीकार की थी। दिसंबर 1924 के बेलग्राम सम्मेलन में गांधी जी
1924 में बेलग्राम सम्मेलन में गांधी जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और एक बार यही इसी में बने ही थे। सितंबर 1932 में गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की तथा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था। मैकडोनाल्ड अवार्ड में पंजाब के मुसलमानों को 49% तथा बंगाल में 48% प्रतिनिधित्व दिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पश्चात मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अक्टूबर 1933 में सत्यमूर्ति, भूलाबाई देसाई, राजगोपालाचारी, वीसी राय आदि ने स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे बड़ी भागीदारी किसानों की रही, जबकि मुसलमानों तथा श्रमिकों का कम सहयोग प्राप्त हुआ था। सविनय अवज्ञा के मध्य ही कांग्रेस का 1931 में प्रसिद्ध कराची सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। गांधी इरविन पैक्ट के समय सरोजनी नायडू ने इसे दो महात्माओं का मिलन कहा था। कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की फिर से खड़ा हुआ, ये लिखिएगा। उन्होंने तुर्की के आधुनिकीकरण के कदम उठाए। उन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया और इस तरह से 1924 में खिलाफत का मुद्दा भी समाप्त हो गया। भले ही असहयोग आंदोलन अपने लक्ष्यों को पाने में असफल रहा हो, परंतु यह अखिल भारतीय स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जन आंदोलन था। पंजाब की ये साइमन कमीशन का जो स्वागत करने वाले दल थे, कौन कौन थे? स्वागत किया था साइमन कमीशन। पंजाब का यूनियनिस्ट पार्टी, मद्रास की जस्टिस पार्टी, मुस्लिम लीग, मोहम्मद शफी गुट, जबकि जिन्ना गुट साइमन कमीशन का विरोधी था, ध्यान रखिएगा। लेकिन मुस्लिम लीग ने, जो मोहम्मद शफी का गुट था, उसने समर्थन किया था, उसने स्वागत किया था। केंद्रीय सिख संगठन, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, इन सब ने स्वागत किया था। नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें, उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, संयुक्त निर्वाचन मंडल, द्विसदनात्मक व्यवस्था, वैश्य मताधिकार तथा महिलाओं के लिए समान अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता तथा धर्म का राज्य से पृथकीकरण, मौलिक अधिकार की व्यवस्था और शक्तियाँ केंद्र के पास हों, अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुसलमानों का आरक्षण हो, राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर हो। नेहरू रिपोर्ट 1928 की सिफारिशें थीं। सविनय अवज्ञा के समय ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने 4 अध्याय नामक पुस्तक लिखकर महिलाओं द्वारा गोला बारूद का सहारा लिए जाने की आलोचना की थी। सविनय अवज्ञा के दौरान रैयतवाड़ी क्षेत्रों में कर रोको आंदोलन तथा जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी रोको आंदोलन चलाया गया था। सविनय अवज्ञा के दौरान स्वराज पार्टी ने मात्र 1923 तथा 1926 के चुनाव में ही भाग लिया था। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तारी के पश्चात जज ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को सजा सुनाई थी। 1931-32 तक आतंकवाद की 92 वारदातें हुई थी। सुनीति चौधरी द्वारा तथा शांति चौधरी नामक 2 स्कूली छात्राओं ने टिपरा के डीएम को गोली मार दी थी। मई 1932 ईस्वी के अंत में मध्य प्रांत के बैतूल में मन्नू गोंड तथा चैतू कोइके जैसे आदिवासी नेताओं ने वन सत्याग्रह किया। कश्मीर तथा अलवर जैसे देशी रियासतों में भी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1932 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान घटित घटनाएं, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी तक प्रसिद्ध डांडी मार्च प्रारंभ हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को प्रातः गांधी जी द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर सूर्य सेन द्वारा चटगांव शस्त्रागार की लूट की गई। फिर 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हुए। जनवरी 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी जाती है। मार्च 1931 में कराची कांग्रेस में गांधी इरविन समझौता पास हुआ एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन होता है। आर्थिक सुधार एवं मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित होता है। इसी में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। सितंबर-दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, ध्यान रखिएगा, शामिल हुए थे, एकमात्र कांग्रेस प्रतिनिधि। दिसंबर 1931 गांधी जी लंदन से वापस एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो गया। सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर इसका दमन किया गया। अप्रैल 1934 में आधिकारिक तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। गांधी जी के 11 सूत्री मांगों में क्या क्या मांगे थी, पूछ सकता है। तो भूमि कर में 50% की कमी, नमक कर तथा सरकार द्वारा नमक पर एकाधिकार की समाप्ति, तटीय संचार पर भारतीयों के लिए आरक्षण, रुपया स्टर्लिंग विनिमय अनुपात को कम करना, देशी कपड़ा उद्योगों को संरक्षण देना, सैनिक खर्च पर 50% की कमी लाना, सिविल प्रशासन पर खर्च में 50% की कमी लाना, मादक द्रव्यों पर पूर्णतया रोक,
सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई, सीआईडी में परिवर्तन, आर्म्स एक्ट में परिवर्तन जिससे नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकें। विभिन्न सम्मेलन जो गोलमेज हुए थे, कौन कौन भाग लिया था, इससे प्रश्न आ सकता है। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, इसका प्रारंभ 12 नवंबर 1930 को हुआ, जिसमें कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 58 ब्रिटिश भारतीय प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधियों में कौन था? भारतीय पूंजीपति वर्ग से होमी मोदी, हिंदू महासभा के मुंजे तथा जयकर, मुस्लिम प्रतिनिधि आगा खान, मोहम्मद अली, फजलुल हक तथा जिन्ना, वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य फजल हुसैन, हरिजन प्रतिनिधि अंबेडकर थे। अंबेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भारतीय महिला बेगम शहनवाज तथा राधाबाई सुब्बारायन, नरम दलीय प्रतिनिधि तेज बहादुर सप्रू, वाई चिंतामणि थी और श्रीनिवास शास्त्री। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। अनुदारवादियों ने सैमुअल हॉक को भारत मंत्री एवं लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। गांधी जी 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे, जो कि कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनी बेसेंट एवं मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे, ध्यान रखिएगा, ये व्यक्तिगत रूप से गए थे। भारतीय महिला प्रतिनिधि कौन थी? सरोजनी नायडू। हिंदू महासभा से मदन मोहन मालवीय। भारतीय व्यवसायी जीडी बिरला। उदारवादी सप्रू था तेज बहादुर सप्रू चिंतामणि। मुस्लिम लीग जिन्ना, अली इमाम और मोहम्मद इकबाल। भारतीय ईसाई एसके दत्त और अछूत फेडरेशन से अंबेडकर जी गए थे। यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि केवल एक थे, महात्मा गांधी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक ये हुआ। इसमें कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। इस अधिवेशन में प्रतिनिधि सभी विषयों पर सहमत हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान के सुधारों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको मार्च 1933 ईस्वी में प्रकाशित श्वेत पत्रों में शामिल किया गया। ब्रिटिश संसद द्वारा श्वेत पत्र की जांच के लिए स्वीकृति दी गई। इसी आधार पर ब्रिटिश संसद में एक बिल पारित किया गया, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। 1837 के चार्टर एक्ट से ब्रिटिश नागरिकों को भारत में ज़मीन खरीदने तथा बागवानी कृषि करने का अधिकार दिया गया। भारत में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की घोषणा 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से की गई। 1853 का चार्टर एक्ट लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। 1858 के एक्ट के माध्यम से भारत सचिव की सहायता के लिए जो 15 सदस्यीय काउंसिल बनाई गई थी, उनमें से आधे के लिए अनिवार्य था कि उसे भारत में काम करने का 10 वर्ष का अनुभव हो। 1861 ईस्वी के काउंसिल बिल में यद्यपि वायसराय की काउंसिल बिल में भारतीयों की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया, परंतु इस पद पर मात्र यूरोपियों की नियुक्ति की बाध्यता जो थी वो हटा ली गई। 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के माध्यम से विभिन्न प्रांतों की विधायिका में भी सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। इसी एक्ट के माध्यम से उपराज्यपालों को अपनी पृथक कार्यकारिणी के गठन का अधिकार दिया गया। 1773 ईस्वी के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या 24 कर दी गई। आगे 1853 के एक्ट में इसे पुनः घटाकर 18 कर दिया गया। 1781 ईस्वी के एक विशेष अधिनियम पारित कर ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता से बाहर रखा गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या हालांकि 3 कर दी गई, परंतु अब भी उन्हें बहुमत के निर्णय का ही अनुपालन करना था। 1786 ईस्वी में विशेष एक्ट पारित कर गवर्नर जनरल को सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया। कब? 1786 में। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल द्वारा पारित सभी कानून विनियमन के स्थान पर अध्यादेश कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा। यूरोपियों द्वारा सिखों को पृथक निर्वाचन का अधिकार 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। 1935 के अधिनियम के माध्यम से सम्राट तथा भारतीय रियासतों के संबंध का मामला एक विशेष अधिकारी क्राउन रिप्रेजेंटेटिव को हस्तांतरित कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम की तुलना एक ऐसे ऑटोमोबाइल से की थी जिसके ऐसे बैंक से की थी जिसके ऑटोमोबाइल से या ऐसे गाड़ी से की थी जिसमें ब्रेक तो अनेक है परंतु इंजन एक भी नहीं है। 1935 के अधिनियम द्वारा मतदाताओं की संख्या को 65 लाख से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1935 के अधिनियम को मूलतः सड़ा हुआ एक्ट कहा था। कम्युनिस्ट पार्टी संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम 1920 में एम एन राय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, मोहम्मद शरीफ तथा द्वारा ताशकंद में
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। कम्युनिस्ट पार्टी को 1921 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से संबंधित किया गया था। 1922 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र दत्त, वरकतुल्ला ने ब्रिटेन में इंडिया इंडिपेंडेंस पार्टी की स्थापना की। एसे डांगे ने बम्बई से पहली कम्युनिस्ट साप्ताहिक पत्रिका सोशलिस्ट का प्रकाशन किया। लाला लाजपत राय संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद के विषय में लिखा था। 1923 मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार ने लेबर किसान पार्टी की स्थापना की। 1922 में पेशावर षड्यंत्र केस में किया गया मोहम्मद अकबर शाह, गौहर रहमान खान को सजा दी गई थी। 1922 से 27 के बीच ये हुआ था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र केस, इसमें श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मानी को सजा मिली थी। 1925-26 मुजफ्फर अहमद तथा काजी नजरुल इस्लाम ने लेबर स्वराज पार्टी बनाई थी। 1925 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना श्रीपद अमृत डांगे और पीसी जोशी ने की। 1926 में मिराजकर, जोगेलकर तथा घाटे ने मुंबई में कांग्रेस लेबर पार्टी बनाई। पंजाब में मोहन सिंह जोश ने इसी समय कीरती किसान पार्टी की स्थापना की। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस शुरू होता है। इसमें 32 कम्युनिस्ट गिरफ्तार हुए, जिसमें फिलिप स्प्रिट, वेन ब्रेडले तथा लेस्टर हचिनसन जैसे 3 ब्रिटिश भी थे। 1935 में पूरे दुनिया में इसकी आलोचना हुई थी। 1935 में दत्त ब्रेडली थीसिस के आधार पर कम्युनिस्ट पुनः कांग्रेस से जुड़ गए। 1942 में अधिकारी फार्मूला, इसके अंतर्गत कौन आया, अधिकारी फार्मूला कब आया था पूछा भी गया है 1942 में। इसके तहत कम्युनिस्टों ने सबसे पहले बहुराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया। सबसे पहले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना इसलिए की अब 1921 में, ताकि महाराज आपस में, जो महाराजे थे, आपस में मिल बैठकर ब्रिटिश मार्गदर्शन में अपने साझे हित के विषयों पर विचार कर सकें। भारत सरकार कानून 1935 में भी प्रस्तावित संघीय ढांचे की योजना, इस जो भारतीय संघ की योजना थी, इस प्रकार रखी गई थी कि राष्ट्रीय शक्तियों का नियंत्रण बना रहे। इसमें यह व्यवस्था भी थी कि निचले सदन में कुल सीटों के 1/3 भाग तथा ऊपरी सदन में कुल सीटों के 2/5 भाग पर रजवाड़ों का प्रतिनिधित्व रहेगा। अनेक रजवाड़ों की जनता अब जनतांत्रिक अधिकारों तथा लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर आंदोलन करने लगी। विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय मुंबई में स्थापित किया गया। इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई, जो कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के सचिव थे। कांग्रेस ने देशी रजवाड़ों में अपना प्रथम आंदोलन राजकोट में चलाया था। बंगाल में कृषक प्रचार पार्टी के फजलुल हक ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। बंगाल में कांग्रेस ने वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक के पद स्वीकार करने की अनुमति दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की थी। मई 1932 में सविनय के दौरान मध्य प्रांत के बैतूल में मन्नू गौड़ तथा चेतु कोइके ने वन सत्याग्रह किया था। विभिन्न प्रांत वहाँ के कांग्रेसी प्रधानमंत्री, बम्बई में बीजी खेर, यूपी में गोविंद बल्लभ पंत, मद्रास में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उड़ीसा में हरे कृष्ण महताब, सेंट्रल प्रोविंस में डॉक्टर खरे, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब। जिन्ना ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय परिषद से इस्तीफा दिया था। 1920 ईस्वी में कांग्रेस में असहयोग प्रस्ताव पारित होने पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, विपिन चंद्र पाल, शंकरन नायर तथा जिन्ना ने इस्तीफा दिया था। 1909 ईस्वी में UN मुखर्जी तथा लालचंद ने पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की थी, जिसका प्रथम सम्मेलन बनारस में कासिम बाजार के राजा के संरक्षण में हुआ था। 1925 ईस्वी में RSS की स्थापना हुई। इसकी स्थापना हेडगेवर ने नागपुर में की थी। BD सावरकर 1938 ईस्वी में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे। इसी वर्ष RSS के अध्यक्ष गोवलकर बने थे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना बलवंत राय मेहता के अधीन 1927 ईस्वी में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार बलिया में, तामलुक में, सतारा में, इसके अलावा कुछ अन्य जगह थी जैसे संभलपुर था उड़ीसा का, वहाँ पर तालचेर उड़ीसा का, वहाँ भी एक सरकार बनी थी। तो बलिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश में यहाँ चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में समानांतर सरकार बनी। काफ़ी संघर्ष के बाद ब्रिटिश प्रशासन द्वारा पुनः यथास्थिति कायम की गई थी। तामलुक मिदनापुर बंगाल में 17 दिसंबर
1942 से सितंबर 1944 तक सशस्त्र विद्युत वाहिनी संगठन द्वारा जाति सरकार की स्थापना यहाँ पे तामलुक में की गई थी। सतारा महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा दिन रहने वाली समानांतर सरकार थी। यहाँ नाना पाटिल के प्रभावशाली नेतृत्व में मध्य 1943 में प्रति जो एंटी सरकार थी वो कायम हुई थी सतारा में। 1942 के आंदोलन में गांधी जी के आमरण अनशन के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी के 3 सदस्यों MS अड़े, NR सरकार तथा HP मोदी ने त्यागपत्र दिया था। 1942 के आंदोलन के दौरान सारण जिला को कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया गया था। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के अधीन आज़ाद हिंद फौज के प्रथम डिवीजन का गठन किया गया था। आज़ाद हिंद फौज के गठन में जापानी सैन्य अधिकारी मेजर फूजीवाड़ा का महत्वपूर्ण स्थान था। मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। गिरफ्तारी से बचे नेता VM खाकट, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, नदीमान अग्रवाल, प्रीरंट आदि ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। ग्वालियर टैंक मैदान में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव ग्वालियर टैंक में पेश किया था। 8 अगस्त को किसने पेश किया था ये भी पूछता। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में कहा गया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस और देश के प्रति निष्ठा की घोषणा कर दें। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इस भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। सभी बड़े नेता के गिरफ्तार होने के बाद अरुणा असफ अली, अच्युत पटवर्धन, कांग्रेस रेडियो की संचालिका उषा मेहता तथा जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। 1941 में बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीजेंड की स्थापना की थी। बर्लिन में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आज़ाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, अर्थात पुनर्स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के प्रारंभ में 3 ब्रिगेड बनाए गए जिनके नाम गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड तथा नेहरू ब्रिगेड थे। बाद में सुभाष ब्रिगेड तथा रानी झांसी ब्रिगेड की भी स्थापना, अर्थात 5 ब्रिगेड कुल थे इसमें। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज रेडियो के सिंगापुर प्रसारण से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष रहते सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना कमेटी का निर्माण किया था। पाकिस्तान का सुझाव चौधरी रहमत अली ने दिया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिनमें 93 सदस्य देसी राज्यों से तथा 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से चुने जाने थे। संविधान सभा में सामान्य उम्मीदवारों की सीटों की संख्या 210 थी। इनमें से कांग्रेस को 199 सीटें मिली थी। मुस्लिमों के लिए 78 सीटें आरक्षित थी, जिनमें कांग्रेस को मात्र 3 सीटें मिली। 4 सिख सीटों में से कांग्रेस को 3 सीटें मिली। इस प्रकार संविधान सभा में कांग्रेस की कुल 208 सीटें थीं। संविधान सभा के प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। आगे चलकर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। BR अम्बेडकर के अधीन प्रारूप कमेटी का गठन किया गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी। संविधान सभा में देशी राज्यों में से सबसे ज़्यादा 7 प्रतिनिधि मैसूर राज्य के थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का ऐलान किया। इस दिन कलकत्ता तथा बम्बई में भारी दंगे हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। डिकी बर्ड प्लान से भी माउंटबेटन का जुड़ाव रहा है। किसका? माउंटबेटन का। लॉर्ड वेवेल ने ब्रेकडाउन प्लान प्रस्तुत किया था, जिसके तहत 31 मार्च 1948 को धीरे धीरे भारत को किसी भी दशा में स्वतंत्र करने का सुझाव दिया था। माउंटबेटन में प्लान बाल्कन प्रस्तुत किया था। किसने? माउंटबेटन ने। प्लान बाल्कन, जिसके अनुसार भारत की स्वतंत्रता किसी एक निकाय को नहीं बल्कि छोटे छोटे निकायों को हस्तांतरित करनी थी। 1945 ईस्वी में जिन्ना ने इंडियन मुस्लिम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के 3 कमांडर शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह तथा प्रेम कुमार सहगल पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किले में मुकदमे की कार्रवाई चलाई थी। 3 कमांडरों पे आज़ाद हिंद फौज के मुकदमों के विरुद्ध भूलाबाई देसाई ने बचाव दल की अगुवाई की थी। माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया। इसे 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद के सम्मुख रखा गया तथा इसे 18 जुलाई को ब्रिटिश क्राउन की मंजूरी प्राप्त हो गई। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करने के लिए रेडक्लिफ समिति की नियुक्ति की गई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया था। अतएव जुलाई 1947 में मुस्लिम लीग के लिए पृथक रूप से संविधान सभा की स्थापना की गई थी। माउंटबेटन योजना की मुख्य बातें क्या थी? तो 3 जून को जो ये योजना आई थी दोनों दलों के सामने,
इसमें ब्रिटिश सरकार शीघ्रातिशीघ्र भारत का शासन जनता द्वारा निर्मित सरकार को सौंपना चाहती है। ब्रिटिश सरकार वर्तमान संविधान सभा के कार्यों में कोई बाधा डालना नहीं चाहती है। वर्तमान संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान भारत के उस भाग पर लागू न होगा जो उसे स्वीकार न करेगा। सिंध प्रांत की विधानसभा को अपनी इच्छा प्रकट करने का अवसर दिया जाएगा। मुस्लिम बहुल सिलहट जिला जो असम में है, वनों तथा सीमा प्रांत में जनमत द्वारा निर्णित होगा। देशी रियासतों का मामला कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हल किया जाएगा। यदि पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो दोनों की सीमा का निर्धारण एक आयोग करेगा। तो अभी भारतीय धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं हैं, इनको देख लेते हैं। किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया, क्रम से आता है, ये देख लीजिए। ये लूसेंट वाला पोर्शन है। कई किताबों से हमने चीज़ें लेकर, लिस्टिंग लेकर आप लोगों को दी है, तो किसी एक बुक से नहीं है ये। इसमें हमारे स्रोत हैं, लूसेंट भी है और भी तमाम किताबें हैं। तो जो जो जरूरी लगा वो हमने ले लिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, चूँकि हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा अन्य विषयों में इतने फैक्ट नहीं रहेंगे, तो इतनी आपको दिक्कत नहीं होगी। इनको बार बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा विथ PDF। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने, आत्मीय सभा की 1815 में राजा राम मोहन राय ने, वेदांत कॉलेज की 1825 में राजा राम मोहन राय ने, यंग बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेराजियो ने, ब्रह्म समाज की 1828 में राजा राम मोहन राय ने, तत्वबोधनी सभा की 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने, परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख ने, रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी ने, बालिका विद्यालय 1851 में ज्योतिबा फुले ने, मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी 1863 में अब्दुल लतीफ़ सोसाइटी ने, मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी की 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में सर सैयद अहमद खान ने, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने, पूना सार्वजनिक सभा 1867 में MG रानाडे ने, प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने, वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन ने, सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में सर सैयद अहमद खान ने, इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने, आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम ब्लाट्सकी व कर्नल अलकाट ने, इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में A.O. ह्यूम ने, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में फिरोज शाह मेहता ने, तैलंग ने और तैयब जी ने। इन तीनों को क्या कहा जाता था मिला करके? बम्बई का त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। इन तीनों को पूछता है, फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी। देव समाज 1887 पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने, वेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद ने, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानडे ने, शारदा सदन 1889 में रमाबाई ने, रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने, अभिनव भारत संस्था 1904 में या 1905 कभी कभी विनायक दामोदर सावरकर ने, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, मुस्लिम लीग 1906 में आगा खां और सलीम उल्ला ने, अनुशीलन समिति 1907 में श्री वरिंदर घोष, भूपेंद्र दत्त ने, सोशल सर्विस लीग 1911 में श्री नारायण मल्हार जोशी ने, विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने, गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल काशीराम ने, और इसमें लाला हरदयाल के अलावा सोहन सिंह भाकना भी उनका नाम महत्वपूर्ण है। अभी ऊपर हमने देखा था, यहाँ एक बार फिर देख ले रहे हैं। हिंद महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय ने, होम रूल लीग 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने अलग अलग अपना किया था, वुमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने, खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं ने, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में NM जोशी ने, स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू चितरंजन दास ने, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में सचिन सान्याल ने, बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में BR अम्बेडकर ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS 1925 में डॉक्टर हेडगेवर ने, नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल ने। नौजवान सभा ध्यान रखिए, इसके बारे में पूछता भी है। 3 लोग थे, भगत सिंह, छबील दास, यशपाल। कौन नहीं था ये पूछता है।
हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह ने, खुदाई खिदमतगार 1930 में, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में भगत सिंह, और इसमें मुख्यतः चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। ठीक है, तो आज़ाद की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि भगत सिंह, सुखदेव, ठीक है, इसके अलावा अशफाक उल्लाह खां, ये सभी भी प्रमुख थे 1928 में जो मौजूद थे। ठीक है, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी का भी नाम आता है। ओके, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 में। खुदाई खिदमतगार 1930 में अब्दुल गफ्फार खां। हरिजन सेवक संघ पुणे में 1932 में महात्मा गांधी ने स्थापित किया। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में बी आर अम्बेडकर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज 1942 में रासबिहारी बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने। होम रूल लीग 1873 से 82 एक राजनीतिक दल था, ध्यान रखिएगा। ये एक होम रूल लीग अलग था जिसने आयरलैंड में स्वशासन के लिए आंदोलन चलाया। भारत में तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव, पूना में होम रूल की स्थापना की गई एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई। तो इन दोनों ने भारत में होम रूल लीग एक राजनीतिक दल भी था, कहाँ पे, जो स्वशासन आंदोलन चलाया था आयरलैंड में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन घटनाएं क्रम से पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ ह्यूम द्वारा बम्बई में। बंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन था जिसको कहा जाता था 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में की थी। कांग्रेस का विभाजन जो प्रथम हुआ था 1907 में नरम और गर्म दल में विभाजित हुआ था, सूरत फूट भी कहा जाता है। होम रूल आंदोलन 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने अपना अलग अलग स्थापित किया था। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 को कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता यहाँ हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 काला कानून जिसको कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के नेतृत्व में ये कांड हुआ था अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली के नेतृत्व में। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो 28 मई 1920 को। जलियांवाला बाग से संबंधित था ये। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ था। असहयोग का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने शुरू किया था। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी को 1922 को ये गोरखपुर जिले की घटना थी। चौरी चौरा नामक स्थान पे एक थाना था, उसको जला दिया गया था। इसी के बाद आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 में सचिन नाथ सान्याल ने स्थापना की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब होता है, 3 फरवरी 1928 को। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार होता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में आती है। पंडित मोतीलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं। बारडोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 में गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन ही होता है। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के बाद ये केस चलता है। कांग्रेस के बाद में इसमें और भी केस लाद दिए जाते हैं कड़ी सजा देने के लिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव इसमें पास किया जाता है। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को की जाती है। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पर की जाती है। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित होता है। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को होता है, कहीं कहीं 5 मार्च में मिलेगा। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा इसमें हुई है।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को होता है। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद ही गांधी जी यरोदा जेल में भूख हड़ताल कर देते हैं। ठीक, इसके बाद जो है पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच एक समझौता जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए, जिसको अंग्रेजों ने अपने संशोधन में शामिल कर लिया। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में होता है। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और SM जोशी इसका गठन करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस करते हैं। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर ये मनाया जाता है। इसका स्रोत भी दिया हुआ है, इसलिए ये ऑथेंटिक हैं, डेट्स याद रखिएगा। आंदोलन एवं घटनाएं। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 वायसराय लिनलिथगो ने ये प्रस्ताव लाया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 स्टीफर्ड क्रिप्स ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त, जिसको अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने। लेकिन अगस्त प्रस्ताव के रूप में अगर आएगा तो ये वायसराय लिनलिथगो वाला ही याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन इसमें आयोजित किया जाता है। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को होता है, जिसमें मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा विद्रोह किया जाता है। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन इसमें दिया जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को होता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टुअर्ट क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को होता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा ये मनाया जाता है। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को। नेहरू इसमें प्रधानमंत्री बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना इसमें रखी थी। स्वतंत्रता की प्राप्ति जो होती है 15 अगस्त 1947 को होती है भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को, संविधान जिस दिन लागू होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को। इसकी पोचमपल्ली नलगोंडा तेलंगाना में वर्तमान में है। विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी इसमें। विभिन्न वचन और नारे। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने। जय भगत जय जगत विनोबा भावे ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन अधिनायक जय है रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को। वचन और नारे। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह ने। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है रामप्रसाद बिस्मिल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू ने। मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह ने कहा था। विभिन्न पत्र पत्रिकाएं और लेखक संपादक उनके। अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने। इंडियन मिरर वाम बोधनी केशव चंद्र सेन ने। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने। काल परांजपे ने। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली ने। बंदी जीवन सचिन नाथ सान्याल ने। दैनिक जो पत्र था केसरी। साप्ताहिक मराठा
ये भी भाषा भी याद रखेगा, केसरी मराठी में ये दैनिक था, साप्ताहिक था मराठा जो कि अंग्रेजी में था, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री ये सभी अरविंद घोष का, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले का, बंगाली अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, भवानी मंदिर बरिंद्र कुमार घोष का, यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कारण बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में ये पत्र प्रकाशित होने लगा था। तो इसके बारे में पूछ सकता है ये कौन सा पत्र था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। तो अमृत बाजार पत्रिका थी, शिशिर कुमार घोष संपादक थे। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ, दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट का था, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का, द रिवोल्यूशनरी ये शशीन्द्र नाथ सान्याल का, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया रश्क गुफ्तूर दादा भाई नौरोजो का, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय का, इंडिया विंस फ्रीडम गुब्बारे खातिर अल हिलाल ये अबुल कलाम आज़ाद के, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी ये माई स्टोरी जवाहरलाल नेहरू का, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल का, इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल का, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास का, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, होम एंड द वर्ल्ड गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर का, नील दर्पण दीनबंधु मित्र का, सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद का, बागे दर्रा या बंगे दर्रा तराने हिंद मोहम्मद इकबाल का, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया, सत्याग्रह प्रकाश दयानंद सरस्वती, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, आनंद मठ देवी चौधरानी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, भारतीय विद्रोह के कारण सर सैयद अहमद खां, शूद्रों की खोज जातिवाद का उच्छेद, कौन और कैसे, अछूत ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है और 1821 में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार प्रारंभ किए थे। प्रमुख सम्मेलन कांग्रेस के पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। ब्योमभूषण बनर्जी ने अध्यक्षता की थी पहले सम्मेलन की। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। तीसरा मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं चौथा इलाहाबाद में हुआ था 1888 में, जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता की थी, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके बाद 1896 में कलकत्ता में रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी अध्यक्षता। पहली बार वंदे मातरम यहीं पर गाया गया था। इसके बाद 1906 वाला महत्वपूर्ण है, जिसमें दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी कलकत्ता में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग इसी में किया गया था। 1907 में सूरत अधिवेशन, ये 23वां अधिवेशन था। डॉक्टर रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन यहीं पर हुआ था। 24वां 1908 में मद्रास में हुआ था। डॉक्टर रास बिहारी घोष ही इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस संविधान का निर्माण इसमें किया गया था। 25वां 1909 में लाहौर में हुआ था। पंडित मनमोहन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी। 27वां महत्वपूर्ण है, 1911 में कलकत्ता हुआ था। पंडित विशन नारायण धर ने अध्यक्षता की थी। पहली बार जनगण मन यहाँ पर गाया गया था। 1915 में बम्बई में 31वां अधिवेशन हुआ था। सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा SP सिन्हा ने अध्यक्षता की थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया था। पहला अंग्रेज गवर्नर था जो इसमें भाग लिया था। हालांकि उस समय वह वेलिंगटन गवर्नर नहीं था, बाद में गवर्नर होता है। 32वां 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। यहीं पर लखनऊ पैक्ट हुआ था, इसलिए महत्वपूर्ण है। 33वां 1917 में कलकत्ता हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। 1918 में मुंबई में हुआ था, विशेष अधिवेशन था। हसन इमाम ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का यह दूसरा विभाजन यहाँ पर हुआ था। इसके बाद 1920 का कलकत्ता अधिवेशन महत्वपूर्ण है, विशेष अधिवेशन, जिसमें लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। असहयोग का प्रस्ताव यहाँ पर पास किया गया था। फिर नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था।
36वां था ये, CV राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस संविधान में इसमें परिवर्तन किया गया था। इसके बाद 1923 में दिल्ली में अधिवेशन होता है, विशेष अधिवेशन। अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं। बेलगाम में 1924 में महात्मा गांधी अध्यक्ष बनते हैं। इसके अपने आप में ये फैक्ट है। कानपुर में 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू बनती हैं, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनती हैं ये। 1926 में गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था 42वां। एस श्रीनिवास आयगार इसके अध्यक्ष थे। सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में, जो 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ था, वहाँ पर किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में जो 45वां अधिवेशन हुआ था 1929 में, यहाँ पर औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कराची में 46वां अधिवेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। मौलिक अधिकारों को इसमें शामिल किया गया था मांग में। इसके बाद फैजपुर अधिवेशन 1937 में जो हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था यह। फिर सुभाष चंद्र बोस वाला दोनों महत्वपूर्ण है। 52वां हरिपुरा वाला, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहते हैं। त्रिपुरा में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने तो जाते हैं, लेकिन गांधी जी के नाराज होने के कारण इस्तीफा दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करते हैं। 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद रहते हैं रामगढ़ में। फिर 1946 में मेरठ में होता है 55वां। तो 40 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ाद ही अध्यक्ष रहते हैं कांग्रेस के लंबे समय तक, क्योंकि इस दौरान पूरे गतिविधियां अलग तरह की चलती हैं। आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष रहते हैं। ये पूछा गया है 1946 में मेरठ में जो 55वां अधिवेशन होता है, JB कृपलानी अध्यक्ष बनाए जाते हैं कांग्रेस के, और ये स्वतंत्रता तक रहते हैं। फिर 1948 में स्वतंत्रता के बाद जो अधिवेशन हुआ था, पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जयपुर में। फिर 97वां 1950 में नासिक में हुआ था, पुरुषोत्तम दास टंडन इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। भारतीय प्रेस का विकास क्रम देख लीजिए, शिक्षा का देख लिया, प्रेस का भी देख लीजिए। बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की ने स्थापना की थी 1780 में। कलकत्ता में स्थापना हुई थी इसकी। भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इंडिया गजट 1787 में कलकत्ता से प्रकाशित। मद्रास कुरियर 1784 में मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे हेराल्ड बम्बई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था 1789 में। दिग्दर्शन 1818 में कलकत्ता से प्रथम बांग्ला मासिक था। समाचार दर्पण विलियम कैरी ने ये संपादन किया था 1818 में। कलकत्ता से प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। वहीं मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय ने 1822 में शुरू किया था, कलकत्ता से प्रथम फारसी पत्रिका थी। जामे जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म था, एक अंग्रेजी फर्म ने ये शुरू किया था 1822 से कलकत्ता में। उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। बंगदूत राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य ने शुरू किया था 1822 में। कलकत्ता से ये प्रकाशित होती थी 4 भाषाओं में, अंग्रेजी, बांग्ला, हिंदी और फारसी में। ये साप्ताहिक थी। उदंत मार्तंड जुगल किशोर शुक्ल ने 1826 में कलकत्ता से हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। बॉम्बे समाचार 1830 में बम्बई से गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था। बॉम्बे टाइम्स 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया था, जो आज आप पढ़ते हो। रक्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851 में एक गुजराती पाक्षिक था। हिंदू पैट्रियार्ट गिरीश चंद्र घोष बाद में हरिचंद मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने थे 1853 पे कलकत्ता से। सोम प्रकाश द्वारकानाथ विधवा भूषण, कई बार पूछा गया है ये, कलकत्ता से प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता से। बंगाली गिरीश चंद्र घोष कलकत्ता से। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता से। मद्रास मेल भारत में प्रथम सांध्यकालीन समाचार पत्र था। मद्रास मेल 1868 मद्रास से। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष कलकत्ता से बंगला समाचार पत्र था। बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी कलकत्ता एवं एक बंगाल मासिक था 1873 से। स्टेट्समैन रॉबर्ट नाइट कलकत्ता से प्रकाशित होता था। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। हिंदू GS अय्यर एवं वीर राघवाचारी ने, दोनों के नाम से पूछा गया है, 1878 मद्रास से। ट्रिब्यून दयाल सिंह मजीठिया ने 1881 लाहौर से। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक ने।
केसरी मराठा दैनिक था, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक था। स्वदेशी मित्रम GS अय्यर मद्रास से। बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया। विभिन्न आयोग समितियां जो बनी थीं, इस समय गवर्नर जनरल कौन था और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसका उद्देश्य क्या था। तो इनाम आयोग 1852 में इनाम की अध्यक्षता में डलहौजी इस समय गवर्नर जनरल थे भूमि संबंधी विवेचना के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1880 रिचर्ड की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में, स्टेची आयोग भी इसको कहते हैं। लिटन उस समय वायसराय थे अकाल निवारण के लिए विचार करने के लिए। हंटर आयोग 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में। रिपन उस समय वायसराय थे शिक्षा का विकास के लिए। एचेंसन आयोग 1886 में चार्ल्स एचेंसन की अध्यक्षता में। डफरिन उस समय अध्यक्ष थे। नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि पर विचार। अफीम आयोग 1853 में लैंसडाउन अफीम सेवन को रोकने के लिए। हर्षल समिति 1853 में हर्षल की अध्यक्षता में। लैंसडाउन इस समय गवर्नर जनरल थे टकसाल संबंधी सुझावों के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लायल की अध्यक्षता में। एल्गिन प्रथम दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर विचार। ठीक है, प्रथम जो दुर्भिक्ष आयोग था जो बना था आपके 1880 में, इसके रिपोर्ट पर विचार करने के लिए दुर्भिक्ष आयोग बना था 1898 में जेम्स लायल की अध्यक्षता में। एल्गिन उस समय गवर्नर जनरल थे। दुर्भिक्ष आयोग फिर बना 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय वायसराय थे द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव के लिए। सिंचाई आयोग कर्जन उस समय वायसराय थे। वोल्विन स्कॉट की अध्यक्षता में 1901 में बना था सिंचाई में सुधार के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में। कर्जन उस समय गवर्नर जनरल थे भारतीय विश्वविद्यालय पर की स्थिति पर विचार करने के लिए। फ्रेजर आयोग 1902 में फ्रेजर की अध्यक्षता में। कर्जन वायसराय था पुलिस की कार्य पद्धति पर विचार के लिए। इस लिंगटन आयोग 1912 में इस्लिंगटन की अध्यक्षता में। हार्डिंग्स उस समय वायसराय थे नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार के लिए। मैकलेगन कमेटी सरकारी वित्तीय अवस्था संबंधित सुझाव के लिए था। हार्डिंग उस समय वायसराय था, मैकलेगन उस समय अध्यक्ष थे। 1914 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग सेडलर आयोग भी इसको कहते हैं 1917 में माइकल सेडलर की अध्यक्षता में। चेम्सफोर्ड वो थे वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय में दोषों की जांच के लिए बना था। भारतीय छटनी समिति 1923 में लॉर्ड इंचकैप की अध्यक्षता में। रीडिंग उस समय वायसराय थे शिक्षा संबंधी विचार के लिए। ली आयोग 1924 में लॉर्ड ली की अध्यक्षता में। रीडिंग उस समय वायसराय थे लोक सेवा आयोग के गठन की अनुशंसा के लिए। सेंडहर्स्ट समिति 1925 में एंड्रयू स्कीन उस समय अध्यक्ष थे इसके। रीडिंग वायसराय थे भारतीय सेना का भारतीयकरण पर विचार के लिए। बटलर कमेटी 1927 हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में। इरविन उस समय वायसराय थे देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकार के संबंधों पर विचार के लिए। साइमन आयोग 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में इरविन वायसराय थे 1919 बी के अधिनियम की समीक्षा के लिए। लिनलिथगो आयोग 1928 में लिनलिथगो की अध्यक्षता में इरविन वायसराय थे कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार के लिए। 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा। व्हिटले आयोग 1928 में JH व्हिटले की अध्यक्षता में इरविन वायसराय थे श्रमिकों की स्थिति पर विचार के लिए। लिंडसे आयोग 1929 में लिंडसे उसमें अध्यक्ष थे। इरविन वायसराय थे भारत में मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए। भारतीय वैधानिक आयोग 1929 में फिलिप हट्टोक की अध्यक्षता में। इरविन उस समय अध्यक्ष थे शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। ये एक शिक्षा समिति हट्टोक कमेटी भी इसको बोलते हैं। सप्रू समिति 1934 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में। विलिंगटन उस समय वायसराय थे बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा के लिए, पूछा भी गया है ये। भारतीय परिसीमन समिति 1935 में लॉरी हेमंड विलिंगटन की अध्यक्षता में निर्वाचन क्षेत्रों की अवस्था के लिए इसका विकास हुआ था। ठीक है। राष्ट्रीय योजना कमेटी 1838 में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे इसके। लिनलिथगो वायसराय थे आर्थिक योजना से संबंधित थी। क्रिप्स आयोग 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। लिनलिथगो उस समय वायसराय थे भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए बनी थी। कैबिनेट आयोग 1946 में पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। वेवेल वायसराय थे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार के लिए। दुर्भिक्ष जांच आयोग 1943 में सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में बनी थी।
वेवल उस समय वायसराय थे। बंगाल के अकाल के कारणों पर विचार के लिए। सार्जेंट आयोग 1944 में जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा के विकास संबंधी समिति थी। वेवल उस समय वायसराय थे। सामाजिक सुधार अधिनियम जो महत्वपूर्ण थे। शिशुवध प्रतिबंध वेलेजली के समय आया था 1798 से 1805 में। शिशु हत्या पर प्रतिबंध इसमें लगाया गया था। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में लाया था। ये सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बोरो के समय 1843 में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में आया। विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी इसमें। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक के समय आया 1872 में। अंतरजातीय विवाह को अनुमति दी गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन के समय 1891 में आया। लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी इसमें, ठीक है। शारदा अधिनियम इरविन के समय 1929-30 में आया। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन संगठन जो थे, फरेजी आंदोलन 1819 में फरीदपुर बंगाल में, संस्थापक हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ थे। तायोनी आंदोलन 1839 में ढाका में, करामत अली जौनपुरी जो है संस्थापक थे इसके। दारुल उलूम 1867 में, देवबंद में उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में। मोहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही इसके संस्थापक थे। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। अहमदिया आंदोलन 1889 और 90 में फरीदकोट कादियान के मर्जा यहाँ पर ये स्थापित हुआ था, ठीक है। स्थान ये था। गुलाम मोहम्मद संस्थापक थे। और नदवा तल उलेमा ये आंदोलन 1894-95 का था लखनऊ में। मौलाना शिबली नुमानी इसके संस्थापक थे। तो ये लिस्टिंग थी सारी, ठीक है। इनको बार बार पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तभी याद होगा। एक दो बार देखें थोड़ा लगेगा कि इतने फैक्ट कैसे तैयार होंगे, लेकिन ये फैक्ट पढ़ने ही होंगे आपको और इससे बच नहीं सकते आप अगर एग्ज़ाम पास करना है तो, ठीक है। इससे ज़्यादा सूक्ष्म, इतने ज़्यादा संश्लिष्ट तरीके से और संश्लिष्ट नहीं हो सकता है। मतलब और ज़्यादा छोटा अगर सोचें आधे घंटे में 15 मिनट में तो नहीं हो सकता है। फैक्ट्स आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे, PCS देना है तो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।